हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th क्लास के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हैं वो हमें बताने हैं। तो प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दो फैक्टर होते कौन से हैं? मान लो आपके पास कोई प्राइम नंबर पी है तो इसके फैक्टर रहेंगे 1 और गिवन नंबर पी। ठीक है, यही दो फैक्टर रहेंगे, बाकी इसका कोई और फैक्टर नहीं होता। Question number 6. The graph of a polynomial fx is shown below. The number of zeros of fx. zeros हमें बताने कितने zeros हैं। बिल्कुल आसान है, हमें ग्राफ को वॉच करना है। ये जो कर्व जो आपको चल रही है, जितने बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही जीरोस रहेंगे। तो काउंट करें, पहली बार कट किया, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार में 3 बार कट किया एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब जीरोस 3 है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस आर इक्वल। रूट्स अगर पोलिनोमियल के कैसे हैं, इक्वल हैं, तो देन इट्स डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को इसने क्या है, डिफाइन भी कर दिया है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हालांकि अगर नहीं पता तब भी हमें पता है कि डी क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहेगा, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर इक्वल हैं रूट्स तो आपका जो जो डी है वो इक्वल टू 0 रहता है। तो ऑप्शन डी ही आपका जो है करेक्ट है। बाकी ऑप्शन मैं बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे ऑप्शन ए है, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो ये आपका रहता है डिस्टिंक्ट के लिए। इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। और ये रहता है कि हमारे पास ऑप्शन बी में कि नो रियल रूट्स है ही नहीं, नो रियल रूट्स। ऑप्शन सी होता है आपका, इसमें इक्वल और डिस्टिंक्ट का कोई चक्कर नहीं है, बस रूट्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रियल रूट्स सिर्फ, अगर आपसे बोले कि रूट्स आर रियल, तब आप ये कंडीशन लगा सकते हो, डी इज आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, पढ़ा क्या जाता है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन तब सी हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इक्वल टू के लिए पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा 1 अपॉन अल्फा जो है जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। के आपको दिख कहाँ है, लास्ट में दिख रहा है, मतलब सी पर आपको दिख रहा है। लास्ट क्वाड्रेटिक में जो लास्ट नंबर होता है, जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हिंट यहाँ हमें मिला कि कुछ हमें प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए, तो क्यों ना हम प्रोडक्ट की तरफ जाएं। तो हमारे पास जो जीरोज हैं वो है अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का हमें फार्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, हालांकि इतना लिखना नहीं होता क्योंकि हमें आंसर नहीं चेक करवाना, हमें सिर्फ हमें जो सॉल्यूशन है वो चेक नहीं करवाना होता, हमें सिर्फ आंसर देना होता है। हालांकि फिर मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। तो फार्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास जीरोस हैं, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आपका सी अपॉन ए। सी आपके पास ये है 8k, और जो ए है, ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से अल्फा को कैंसिल किया, 1 बचा। यहाँ से 2 को 8 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, तो 4k, देन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 अपॉन 4 आई, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो है वो दो तरीके से होती है, या तो आपकी जो पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो ग्राफ है, या फिर इंडिया तो इंटरसेक्टिंग रही, या फिर कोइंसिडेंट रहे, मींस ऐसे कट करता हुआ दिखाई दे किसी एक पॉइंट पर। ऐसे केस में वन सॉल्यूशन होता है। या फिर ऐसा दिखाई दे कि एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। दोनों ही सिचुएशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो होता है आपका पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। तो पैरेलल का तो वैसे ही केस चला गया, पैरेलल में कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कॉन्सिडेंट, ऑलवेज की कोई गारंटी नहीं है, तो ऑलवेज की वजह से कैंसिल हुआ, ऑलवेज की वजह से इंटरसेक्टिंग भी कैंसिल हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है। दोनों में केस में कोई भी आपको केस बोले, या तो इंटरसेक्टिंग रहे या फिर कॉन्सिडेंट रहे, ठीक है, दोनों केस में कंसिस्टेंट रहेगा, मीन दोनों ही केस में आपका क्या है, सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन आपको मतलब इंटरसेक्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरसेक्टिंग में आपके पास सॉल्यूशन क्या होता है,
इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन जो है आपका 1 होता है और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। काफी यहाँ का बड़ा सा हो चुका है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। तो ये आपका सी जो है वो करेक्ट है। इंटरसेक्टिंग के लिए 1 सॉल्यूशन होता है और इसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इतना नहीं पूछा हुआ हमसे, जो हमें सिर्फ पूछा कंसिस्टेंट मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या रहेगी वो स्पीड हमें बतानी है। भाई डाउन स्ट्रीम ये ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या गया है, डाउन स्ट्रीम पूछा गया है या अप स्ट्रीम पूछा गया है। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है कि आपकी बोट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो बोट की स्पीड 5 है, उसके फिर वाटर का फ्लो जो है वो भी चल रहा है। वाटर जो है आपका 2 की स्पीड से नीचे की तरफ, अब जो वाटर है वो उस बोट को धकेल भी रहा है, उसको हेल्प कर रहा है नीचे की तरफ आने में। हेल्प, जब हेल्पिंग आ जाती है तो पावर हो जाती है प्लस। ठीक है, तो अब जो स्पीड आपकी रहेगी 5 + 2 टोटल होकर के आपका 7 की स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहीं अगर आप स्ट्रीम दिया होता तब पावर जो स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में पावर जो है प्लस हो जाती है, वो आपको हेल्प कर रहा है आगे जाने के लिए। अप स्ट्रीम में वो आपको रोकता है, रोकने का मतलब आपकी पावर कम कर रहा है, आपकी स्पीड कम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग जब आप इसको लिखोगे, इसके नीचे ही लिख लेते हैं यहाँ पर 6x - 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/a2। तो इसी को लेकर के चलेंगे हम, इन दोनों को इन दोनों का रेशो निकालेंगे और उसका y के साथ यहाँ पर 1 कोई नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है। ठीक है, तो k/6 नॉट इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1/2, ये 6 यहाँ डिवाइड जा करके क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 6 अपॉन, इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 2 कैंसिल करोगे 3, देन k नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिस हैज 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 सॉल्यूशन होता ही नहीं, या तो 1 होता है या इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमें चेक करना है, रेशोस चेक करने पड़ेंगे इसके। तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ लिख लेते हैं 2x - 3y + 8, यहाँ लिख रखा है इक्वल टू 0, 4x - 6y + 9 इक्वल टू 0। रेशो चेक कर लो यहाँ से, ये रेशो इसके साथ, ये रेशो इसके साथ, ये रेशो 2 1 2, तो 1/2 आ गया, यहाँ से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2, ये 8 और 9 कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस होता है आपका नो सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का। ठीक है, नो सॉल्यूशन आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं है तो मीन्स वही नो सॉल्यूशन वाला केस चल रहा है। तो इसका कैसे रहेगा, 3x + 5y इज इक्वल टू 3, यहाँ से 6x + ky इज इक्वल टू 8। इसमें भी ऐसे रहेगी, इन दोनों सभी का क्या है रेशो बना दो। सॉल्यूशन बोला है कि सॉल्यूशन है ही नहीं, तो हम पहले से लेकर के चलेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे और ये दोनों आपके नॉट इक्वल रहेंगे। तो मीन्स 3 को 6 से कैंसिल करोगे 2, तो 1/2 इक्वल टू 5/k, तीसरा नॉट इक्वल टू ये आपका 3/8। एक बार इन दोनों को सोल्व कर लो, यहाँ से जब आप सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k इक्वल टू 10 आ जाएगा। और जब इन दोनों को सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 40 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, और 3 यहाँ से मल्टीप्लाई में तो जाकर के डिवाइड में, यहाँ बोलता है कि k नॉट इक्वल टू 40/3, k इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों ही कंडीशन आपकी चलनी चाहिए,
दोनों ही मतलब कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हैं, तो आप में से आपको ऑप्शंस में दोनों में से जो भी आपको मिले आप टिक लगा सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन में k इक्वल टू 10 मिल रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दिया होता नॉट इक्वल टू 40/3 तो आप यहाँ लगा सकते थे, ये आपका सॉल्यूशन। हाँ, इसमें दोनों ही ट्रू होने चाहिए, दोनों ही आपके ट्रू होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखना कि जो नोमेटर वो छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इसने नोट पूछी है, ध्यान रखना, नोट पूछी है, तो ये तो हो सकती है। माइनस, जैसे ही माइनस देखिए बस वही लगा, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी हो सकती हैं। ये आपका यहाँ पर डेसिमल है 0.7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 0.05 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ही होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, नॉट E का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता है। मीन्स जो आपको गिवन है उसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 0.05 माइनस करना आपको आना चाहिए भाई 1.00 0.05। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाएगा 0.95। तो इसमें ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे होगा आई थिंक, तो हम देख लेते हैं। आंसर 0.95 है, तो 0.95 ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, टू डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आ जाए। भाई जब दो कॉइन को टॉस किया जाता है, हमारे पास केसेस क्या क्या हो सकते हैं, दोनों ही हेड होंगे, या फिर एक फर्स्ट हेड आ गया सेकंड टेल, या फिर फर्स्ट टेल है और सेकंड हेड है, या फिर दोनों ही कॉइन्स में आपके पास जो है टेल टेल आए, यही चार केस हो सकते हैं। अब फेवर में देखो, टोटल तो आ गया आपका, जो प्रोबेबिलिटी निकालते नीचे लिखते हैं टोटल, टोटल हमारे पास 4 केसेस है। फेवर में इसने पूछा कि कम से कम, एटलीस्ट कम से कम वन हेड हो, तो कम से कम वन हेड, ये आपके पास वन हेड है, ये भी वन हेड है, और तो जब दो हेड है तो कम से कम एक तो है ही। तो ये आपका तीन ऑप्शन आपके पास बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके फेवर में है, इसमें एक भी हेड नहीं है, ये आप ले नहीं सकते। तो तीन फेवर में है, तो फेवर का देखेंगे ऊपर 3/4, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाइस को थ्रो किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ, बोथ डाइस, दोनों डाइस में आपके पास सेम नंबर रहे। भी सेम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 1 रहेगा, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यही केस हो सकते हैं। 6 केसेस हैं, तो 6 आपके फेवर में आए हैं। जब दो डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने केसेस बनते हैं, हमारे पास 36 केस बनते हैं। ठीक है, तो टोटल नीचे लिखा जाएगा, फेवर में आपके पास 6 है, तो कैंसिल करोगे तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। 1/6 ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये मीन दे रखा है और इसने दिया है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, एफ एक्स आई दिया है, मतलब डायरेक्ट मेथड का यूज करना है। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है, देन के इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है भाई, मेन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड दिया है। ठीक है, मेन आपको दे रखा है 8.1, ये सम जो है ये दे रखा है 132 प्लस 5k अपॉन ये 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 81 का डबल हो जाएगा, आपका 162 इज इक्वल टू 132 प्लस 5k। 132 इधर आकर के माइनस होगा, जब माइनस होगा तो ये बचेगा आपका 30 इज इक्वल टू 5k, 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में कैंसिल करो 6, तो 6 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है आपका फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेन मीडियन एंड मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, ये बहुत बार आपको बताया गया है। ठीक है, मेन मोड मीडियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका रिलेशन जो है
तो आपके पास ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट है, mod इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इस ये आपका करेक्ट है, इसको लेकर के चलना। बाकी कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।